नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। आप सभी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद फॉर शोइंग द ट्रस्ट इन आवर नोट्स, है ना? आपने इतने सब सारे लोगों ने मैसेजेस किए, तो उसके लिए फिर मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया था कि अब वो क्या पर्सनली सबको रिप्लाई करना भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो आप लोग सभी है ना, वो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसपे मैसेज करके और नोट्स आपने ले सकते हैं, ठीक है? तो और फिर इसके बाद में कुछ और एक आधी चीज़ें थी, जैसे कि कोई मुझसे राजस्थान हिस्ट्री के लिए पूछ रहा था, तो मैं आपको सही बात बताऊँ तो राजस्थान हिस्ट्री मैंने भी आज तक नहीं पढ़ी है। बेसिक इधर-उधर देखी है, कुछ फोर्ट्स वगैरह घूमे हैं, कुछ जगह देखी हैं, तो उस हिस्ट्री का मुझे नॉलेज है। पर आरएएस मेंस के लिए या फिर आरएएस के लिए राजस्थान हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी है, तो मैं इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं दे सकता हूँ। पर हाँ, बेसिक आइडिया ये है कि आप अगर 2 मार्कर राजस्थान हिस्ट्री में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं या फिर आपको नहीं आते हैं किसी कारणवश, तो आप जो 10 मार्कर्स हैं, उनको बिल्कुल मत छोड़ना। और 10 मार्कर्स को अटेम्प्ट करने की यही टेक्नीक है कि आप जनरलाइज़्ड आंसर तैयार कर लो। कि जैसे कोई राजा है, उसकी विक्ट्री के क्या कारण हो सकते हैं, उसकी हार के क्या कारण हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ जनरलाइज़ 4-5 पॉइंट्स 50 वर्ड्स एटलीस्ट आप प्रिपेयर करके रखो पहले से और मग देम अप, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? और बाकी आपने वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन अगर हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आप फिर भी अटेम्प्ट वो कर पाओगे, ठीक है? ये राजस्थान हिस्ट्री के बारे में हो गया और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी मैं कोशिश करूँगा, पक्का नहीं कह सकता, कि एक स्कीम्स के लिए एक वीडियो 20-25 मिनट, आधे घंटे का जो भी होगा, क्योंकि वो मेरे पास कुछ नोट्स हैं 4-5 पेजेज़ के, तो वो स्कीम्स हैं, तो वो स्कीम्स का एक लेक्चर मैं कोशिश करूँगा कि बना दूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई बेसिक्स। अब अपन लोग सोशियोलॉजी का सिलेबस देख लेते हैं। सोशियोलॉजी में आपको पता है फर्स्ट पेपर जो कि सबसे डिफिकल्ट पेपर है आरएस मेंस का, उसमें थर्ड यूनिट सोशियोलॉजी मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। इसमें हम लोग अकाउंटिंग ऑडिटिंग फिनिश कर चुके हैं। सोशियोलॉजी आज शुरू कर रहे हैं। पार्ट ए है ये सोशियोलॉजी, 20 मार्क्स का है, तो इसमें 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्कर और 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्कर्स, है ना? तो इसी हिसाब से देखो, अप्रोच आपकी यही रहनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ोगे। एक आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी के बारे में दिया हो और आपने कास्ट सिस्टम के बारे में 2000 शब्द तैयार कर लिए। देयर इज़ नो सेंस इन दैट। 2000 शब्दों का ना तो यहाँ पर कोई काम है, आपके पास में तो ऐसे भी 2000 शब्दों का नहीं आना है। तो इसको प्रिपेयर करने का क्या सेंस है? ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और देख लेते हैं एक बार सिलेबस में क्या-क्या दिया हुआ है। वैसे तो 5-10 दिन बचे हुए हैं, तो सिलेबस का तो कोई खासा औचित्य रह नहीं जाता है। फिर भी कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी दिया हुआ है। इसके नेचर, ओरिजिन और फंक्शंस एंड चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ चेंज जो कि संस्कृताइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, सेक्युलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये देखेंगे। और चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटीज़ में कुछ चैलेंजेस यहाँ पर दिए हुए हैं, वो देखेंगे। और लास्ट में ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान देखेंगे। इसमें देखो भील, मीणा, गरासिया 3 ट्राइब्स दी हुई हैं। मेक श्योर कि आप इनका जो डाटा है ना, वो डाटा राजस्थान ज्योग्राफी से ले लेना प्लीज़, है ना? आई सिंसियरली कैन नॉट फाइंड आउट वो जो डाटा है वो सब। तो ये भील, मीणा और गरासिया, इनकी प्रॉब्लम्स और वेलफेयर वगैरह के बारे में अपन लोग यहाँ पर बात करेंगे। पर इनका जो बेसिक डाटा है राजस्थान ज्योग्राफी में आपको सेंसस में मिल जाएगा। मैं भी कोशिश करूँगा, अगर इंटरनेट पे कहीं पे मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं आज लेक्चर 1, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। अब देखो, इसी में डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के साथ-साथ हम लोग क्लास और कास्ट सिस्टम देखेंगे। और डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट से पहले हम लोग बात करते हैं सोशियोलॉजी की। अब सोशियोलॉजी है क्या? सोशियोलॉजी का बेसिक जो मतलब है, वो सोशियो मतलब तो सोसाइटी है ना? सोसाइटी है, समाज है। और लॉजी आपको पता है, किसी भी शब्द के पीछे लॉजी मतलब स्टडी। तो समाज का अध्ययन सोशियोलॉजी है ना? समाज का अध्ययन सामाजिक अध्ययन नहीं है। सामाजिक अध्ययन तो उसको बहुत ही विस्तृत रूप में हमने वो कर लिया कि जो सोशल स्टडीज़ हैं वो सामाजिक अध्ययन है, पर सोशियोलॉजी जो है वो एक्चुअली समाज का अध्ययन है। और समाज के उन हर चीज़ों का अध्ययन, चाहे समाज का स्ट्रक्चर हो, चाहे फिर समाज में होने वाली रीतियाँ हो, कुरीतियाँ हो, चाहे समाज में होने वाले कुछ भी और चीज़ें हों, तो चाहे मैरेजेज़ हों, चाहे डाइवोर्स हों, चाहे डाउरी सिस्टम हो, चाहे चाइल्ड मैरेजेज़ हो, ये सारी चीज़ें और इनकी जो स्टडी है वो सोशियोलॉजी है। अब सोशियोलॉजी में सबसे पहले देखो, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट में हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजी की डेफिनिशन की। तो सोशियोलॉजी की डेफिनिशन देखें तो सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, सोशल चेंज एंड द सोशल कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है? सोशल जो लाइफ है उसके बारे में, सोशल चेंजेज़ के बारे में, और ह्यूमन बिहेवियर कैसे सोशल कॉजेज़ को और कॉन्सिक्वेंसेज़ को देखता है, उसमें कैसे रिएक्ट करता है, वो सोशियोलॉजी में हम लोग देखेंगे। और फादर ऑफ सोशियोलॉजी देखो ऑगस्टस कॉन्टे हैं। ये सब वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर आप थोड़ा-सा कहीं पर लिख कर के आओ तो आपके काम आ सकता है। फादर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न सोशियोलॉजी देखो तो मैक्स वेबर है। फिर एक जो सोशियोलॉजिस्ट हैं किंग्सले डेविड्स, ये कहते हैं सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। वेयरएज़ जॉनसन एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो सोशियोलॉजी को बताते हैं साइंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। ठीक है? मैं कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन ना करें, और जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वही हम लोग, क्योंकि ये नोट्स सारे प्रिपेयर्ड हैं और इसमें बहुत ज़्यादा समझाने जैसा है नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे बेसिक समझते हुए। तो सबसे पहले देखते हैं रीज़न फॉर इमरजेंस है ये, इमरजेंसी नहीं, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब क्या कारण है कि समाज के अध्ययन की ज़रूरत पड़ी? क्या कारण है, ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें हुई कि सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के डेवलपमेंट में किन चीज़ों का रोल रहा? तो रेनेसां आपको पता है, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, रेनेसां हुआ, उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसी चीज़ हुई, जिसमें जो क्लास डिविजन्स हुए, ठीक है? जो कैपिटलिस्ट और जो लेबर क्लास डेवलप हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में, तो उसकी वजह से हमको सोशियोलॉजी की स्टडी करनी पड़ी। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको पता है 1789 में, इसमें जब गिलोटिन जैसा कांसेप्ट हो जाता है, गिलोटिन जैसी चीज़ हो जाती है, उसके बाद में जो राइज़ होता है मिडल क्लास का,
और नई वैल्यूज फ्रेटर्निटी जैसी, ब्रदरहुड जैसी वैल्यूज डेवलप होती हैं, उसके बाद में हमको सोशियोलॉजी की स्टडी की इमरजेंसी की जरूरत पड़ी। फिर जियोग्राफिकल एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज टाइम टू टाइम होती रही, अबॉलिशन ऑफ मोनार्की हो गया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में देखने को मिली। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इस कारण इमरजेंस हुआ सोशियोलॉजी का, एंड जनरेशन ऑफ न्यू इशूज ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सारे जो इश्यूज हैं इनकी वजह से सोशियोलॉजी का इमरजेंस देखने को मिला। अब डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट जो इंडिया में है उसमें देखो दो बेसिक चीजें हैं। एक तो एंशिएंट थॉट है, जिसमें हमने जो वेद पुराण हो गए, अपने जो एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट हो गए, और भी बहुत सारी चीजें जो हमको एंशिएंट इंडिया के परस्पेक्टिव से देखने को मिलती हैं, वहां पर जो सोशियोलॉजिकल थॉट है वो क्या कहता है। और दूसरा जो मॉडर्न परस्पेक्टिव है, अगर मॉडर्न में हम लोग बात करें तो जो ब्रिटिश इंडिया है ना, ब्रिटिश इंडिया का पर्सपेक्टिव है, उसमें क्या बात होती है। तो डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इंडिया में किस तरीके से होता है, तो देखो एंशिएंट में तो देखेंगे हम लोग, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल लाइफ इन एंशिएंट इंडिया फाउंड इन टेक्स्ट लाइक रामायण में, महाभारत में, ये सब में जो मिलता है। और इसमें आपको पता है कि कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीजों की बातें, क्लास सिस्टम हो गया, रिचुअल्स अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये एंशिएंट इंडिया में जो डेवलपमेंट है सोशियोलॉजिकल थॉट का, वो इनसे हमको पता चलता है। फिर मॉडर्न इंडिया में देखें तो सोशियोलॉजी जो डेवलप इनिशियली हुई ब्रिटिश स्कॉलर्स के द्वारा, है ना। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स जब भारत में थे और इन्होंने देखा कि देयर वाज वन थिंग दैट दे वर मिसिंग, कि कोई ऐसा इनको तोड़ चाहिए था टू कंट्रोल द होल इंडियन सोसाइटी। तो फिर इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को एस्टैब्लिश किया, और फिर जो हिंदू टेक्स्ट थे या फिर यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे उनके एंशिएंट टेक्स्ट थे, उनको उनको ट्रांसलेशन उनका संस्कृत संस्कृत से हिंदी में या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाना शुरू किया। तो वो एक बेसिस रहा सोशियोलॉजिकल थॉट डेवलप होने का जो मॉडर्न इंडिया में, है ना। दे मेनली रोट आर्टिकल्स, इन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे जो नेगेटिविटी बताते थे, ताकि आपको बैकवर्डनेस इंडियन सोसाइटी की दिखा सके। और फिर इसी के बाद में जब इंडियन स्कॉलर्स आते हैं तो वो ब्रिटिश स्कॉलर जो होते हैं उनका जो व्यू पॉइंट होता है उसको पॉजिटिवली दिखाते हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में, और इंडोलॉजिकल आइडियोलॉजी देते हैं। फिर सेक्टर्स सच एज वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। ये इमरजेंस को इमरजेंसी लिख दिया दो चार जगह, तो ये देख लेना, ठीक है। तो ये एंशिएंट और मॉडर्न, है ना, बेसिक दो डिवीजन किए हैं। एंशिएंट में तो जो एंशिएंट टेक्स्ट थे हमारे, वो उसमें जो कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, रिचुअल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर मॉडर्न में तो ब्रिटिश इंडिया आ जाता है। तो ब्रिटिश इंडिया में जैसे कि जो इंडियन सोसाइटी है उसको बैकवर्ड बताया है, नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया है, और फिर उसी के अगेंस्ट इंडियन स्कॉलर्स जाकर के उसको पॉजिटिवली पोर्ट्रे करते हैं और इंडोलॉजिकल आइडियोलॉजी का पर्सपेक्टिव बताते हैं, ठीक है। तो ये एंशिएंट एंड मॉडर्न आइडियोलॉजी है उसकी, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया की। फिर देखिए डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया तीन आइडियोलॉजीज के बेसिस पर होती है। इसमें देखो फर्स्ट आइडियोलॉजी तो ये कहती है कि जो वेस्टर्न स्टडी मेथड्स हैं और सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, इनका हमको यूज करना चाहिए टू स्टडी इंडियन कास्ट सिस्टम, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसमें देखो ह्यूटन और मजुमदार एक सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, वो इंडियन कास्ट सिस्टम को स्टडी करते हैं। इरावती कर्वे और के एन कपाड़िया स्टडी करते हैं मैरिज के इंस्टीट्यूशन को, फैमिली इंस्टीट्यूशन या किंसशिप को। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडियोलॉजी एम एन श्रीनिवासन स्टडी करते हैं किसको, रिलीजियस बिलीफ ऑफ डिफरेंट सोसाइटी, है ना, अलग अलग सोसाइटी में क्या क्या बिलीफ्स हैं। जीएस घुरिया, आप इनका बार बार नाम सुनेंगे सोशियोलॉजी में, तो वो प्रेजेंट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन सोसाइटीज। वैसे जो सोशियोलॉजी है उसको पढ़ाना और पढ़ना पढ़ना तो फिर भी थोड़ा सा आसान है, पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ आती है जो जो सोसाइटी का फैब्रिक होता है उसको टच करती है। तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बोलने में आ जाए तो सीधा सीधा ब्लेम देखो इन लोगों के ऊपर जाना है, इरावती कर्वे, एम एन श्रीनिवास और जीएस घुरे। मेरा कोई वो रिसर्च इसमें है नहीं, जो इनकी बताई हुई बातें हैं वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर सेकंड आइडियोलॉजी आती है, ये आइडियोलॉजी कहती है कि जो ट्रेडिशनल इंडियन पर्सपेक्टिव है ना, ट्रेडिशनल इंडियन प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम लोग यूज करेंगे टू स्टडी जो सोशियोलॉजी है इन इंडिया, है ना, इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न। तो ये क्या कह रहे हैं, सपोर्टर्स ऑफ दिस आइडियोलॉजी कैरिड फॉरवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन प्रिंसिपल्स इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न प्रिंसिपल्स। अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेनेवर इंडियन सोसाइटी, जब भी इंडियन सोसाइटी डिसइंटीग्रेट होती है तो नया कल्चर फॉर्म होता है, अ न्यू कल्चर इज बोर्न विद इन, इमेजिनेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर हैज करप्टेड। जो वेस्टर्न कल्चर आया है इंडियन सोसाइटी में, उसने इंडियन सोसाइटी को क्या करप्ट कर दिया है, और उसके जो मेथड्स हैं वो भी सही नहीं है इसको पढ़ने के लिए। फिर ड्यू टू द एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स देयर वाज अ लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, है ना, इसमें इस जो आइडियोलॉजी है इसमें कुछ कमी है, तो इसमें साइंटिफिक टेम्पर की कमी है क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज कर रहे हैं। फिर इसके कुछ सपोर्टर्स के नाम है कुमारस्वामी, ए.के. शरण और प्रोफेसर नागेंद्र और प्रोफेसर नर्मदेश्वर प्रसाद, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया रखना कि फर्स्ट आइडियोलॉजी में क्या किया, वेस्टर्न स्टडी मेथड्स को वो यूज किया था, और ये कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं इनका नाम याद रखना। और सेकंड आइडियोलॉजी में क्या किया हमने, ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज किया, और थर्ड आइडियोलॉजी में दोनों को एक साथ में, है ना, वेस्टर्न एंड इंडियन थ्योरीज को और इन कोऑर्डिनेशन हमने यूज किया है। और इसमें कुछ सपोर्टर्स होते हैं जैसे आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी हैं, आर एल सक्सेना है और के एल शर्मा है। तो ये तीन आइडियोलॉजीज हैं। फिर सोशियोलॉजिकल रिसर्च जर्नल्स हैं कुछ, है ना, ये कुछ जर्नल्स का आप नाम याद रख लेना अगर आ जाए तो क्वेश्चन पेपर में। वैसे अगर आपको याद हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने एक जर्नल पढ़ा था, IJPA, है ना, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो किसके द्वारा निकाला जाता है, IIPA के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको निकालता है। वैसे ही सोशियोलॉजिकल रिसर्च जर्नल्स कुछ होते हैं जो निकाले जाते हैं इसमें कौन कौन से हैं, इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी है, IJS है, SC दुबे द्वारा निकाला गया, ये फर्स्ट रिसर्च जर्नल है। फिर ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजी है जो 1947 में आर के मुखर्जी द्वारा निकाला गया। फिर मैन ऑफ इंडिया है
जो SC रॉय द्वारा निकाला गया। ठीक है, तो ये 3 रिसर्च जर्नल्स हैं। ठीक है, फिर इससे आगे हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। देखो ये आपसे कंबाइंड भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम, और इंडिविजुअली भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इंडिविजुअली भी 2-2 नंबर में पूछ सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले गोविंद सदाशिव घुरिये, जीएस घुरिये जिनकी हमने बात की थी, ये 1893 ही वाज बोर्न, ये फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहलाते हैं। ये एचओडी बने सोशियोलॉजी के मुंबई यूनिवर्सिटी में 1924 में। वैसे हमने डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन इंडिया नहीं देखा, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी 20 मार्क्स की है, तो बेसिक कंसेप्ट आप देख लो, बाकी इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो ही वाज एन एक्सपर्ट इन स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन की बात की और क्रिटिसाइज किया किसको, सेक्युलरिज्म को। अब सेक्युलरिज्म जो थॉट है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव्स और बहुत सारे नेगेटिव्स होते हैं। आगे हम कम्युनिज्म और वो सब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। और इन्होंने जो बात की रिलीजियस कॉन्शियसनेस की, इन्होंने बात की, बिल्ड किया फाउंडेशन ऑफ रिलीजियस कॉन्शियसनेस का जो बिल्डिंग है इन्होंने की, और ये सपोर्ट करते हैं वेदास में जो स्टडीज हमने पहले भी एथिक्स में जो चीजें देखी, वो सारी चीजें जीएस घुरिये है ना, उनको सपोर्ट करते हैं। फिर इनकी कुछ बुक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो 4-5 हम लोग कंट्रीब्यूशन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पढ़ेंगे, उनकी बुक्स का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कल्चर एंड सोसाइटी एक बुक है, द इंडियन साधुज एक, वैदिक इंडिया, द शेड्यूल्ड ट्राइब इंपॉर्टेंट बुक है, और सिटीज एंड सिविलाइजेशन। तो ये गोविंद सदाशिव घुरिये। फिर एम एन श्रीनिवास आते हैं, ही वाज बोर्न इन 1916। देखो इतनी सारी चीजें हैं, आपको जरूरी नहीं है सब कुछ याद रहे, पर ये पढ़ोगे तो शायद 5 नंबर 2 नंबर जितना मटेरियल याद रहेगा। फिर ही एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन वडोदरा यूनिवर्सिटी। ये मद्रास के रहने वाले हैं, और इन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी जो थी, वडोदरा तो है पहले, इसका पुराना नाम बड़ौदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, बड़ौदा यूनिवर्सिटी है। ही लेड एम्फेसिस ऑन माइक्रो स्टडी ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज। देखो इन्होंने एक रामपुरा विलेज है कर्नाटक में, उसकी जो सोसाइटी थी उसको स्टडी किया और बुक लिखी, द रिमेंबर्ड विलेज। फिर ये एक्सपर्ट थे एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज में, और ये हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन है, जो वेस्टर्नाइजेशन है, और जो डोमिनेंट कास्ट है, प्रभु जाति, तो ये कंसेप्ट इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं, और ये हमारे सिलेबस में अलग अलग टॉपिक्स हैं। फिर इनकी भी कुछ बुक्स हैं, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। कुर्ग अगर आप साउथ इंडिया से हो या फिर राजस्थान से भी हो, कुर्ग आप जानते हो, द लैंड ऑफ जनरल्स इसको कहा जाता है। मैक्सिमम जनरल्स इन द इंडियन आर्मी एज वेल एज द जनरल्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, कुर्ग एक जगह है, वहां से आते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आप इंटरनेट पे कभी देखना इसको। और एक और इनकी बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, फिर मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, एंड लास्ट है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 4 बुक्स इनकी भी है। फिर आर.के. मुखर्जी आते हैं, राधा कमल मुखर्जी, है ना, ये बंगाली हैं, 1889 में बॉर्न, एचओडी रहे ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के लखनऊ यूनिवर्सिटी में। फिर ये अकॉर्डिंग टू हिम एवरी सोसाइटी हैज सम आइडियल्स, और ये जो आइडियल्स हैं इनको इवैल्यूएट, दैट सोसाइटी शुड बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज आइडियल्स। जो आइडियल्स एक सोसाइटी के हैं उनके बेसिस पर उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। और ये कहते हैं वैल्यूज टू बी गोल्स एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। जो वैल्यूज हैं वो गोल्स हैं सोसाइटी के, और उनको एक्सेप्ट करना ही वो सोसाइटी की जिम्मेदारी बन जाती है। फिर बुक्स इनकी कुछ है, रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंडियन वर्किंग क्लास एंड रीजनल सोशियोलॉजी। फिर आगे देखो तो ये डीपी मुखर्जी, ध्रुजाति प्रसाद मुखर्जी हैं, 1894 बंगाल में इनका जन्म हुआ। सपोर्टर हैं ये इंडियन ट्रेडिशन के, जो हमने 3 बेसिक थ्योरीज पढ़ी, उसमें से जो इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर स्टडीज करते हैं, उनकी जो थ्योरी है वो डीपी मुखर्जी हैं। ये अपोज करते हैं वेस्टर्न आइडियोलॉजी को। उसमें हमने देखा था कि 3 बेसिक थ्योरीज हैं, पहली सपोर्ट करती है वेस्टर्न आइडियोलॉजी को, दूसरी सपोर्ट करती है इंडियन आइडियोलॉजी को, और अपोज करती है वेस्टर्न आइडियोलॉजी को। तो ये सेकंड जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड है। फिर अकॉर्डिंग टू हिम द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी टेक्स प्लेस थ्रू डायलेक्टिकल प्रोसेस। अब डायलेक्टिकल प्रोसेस आई होप मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हमने सोक्रेटिस पढ़ा तब डायलेक्टिकल प्रोसेस देखा, और हमने हीगल जब पढ़ा तब डायलेक्टिकल प्रोसेस देखा, हमने बेसिक जब इमैनुअल कांट पढ़ा तब भी इसके बारे में बात की। डायलेक्टिकल है क्या, कि वाद और विवाद की जो बातें हैं वो डायलेक्टिकल है। ठीक है, फिर ट्रेडिशंस, इनके अनुसार ट्रेडिशंस नेवर डाई, हाउएवर रैपिड इकोनॉमिक चेंजेस जो होंगे वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर इनकी कुछ बुक्स हैं, मॉडर्न इंडियन कल्चर, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, तो ये डीपी मुखर्जी। फिर इरावती कर्वे, इनके देखो इनके हस्बैंड हैं डीडी कर्वे, उनको आप इंडियन जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है उसमें पढ़ते हो, और ये 1905 में म्यांमार में बॉर्न है, फर्गुसन कॉलेज पूना से इन्होंने एजुकेशन किया, एंड इन्होंने स्टडी की इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टर्न प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, जो अपन ने 3 डिविजन्स किए उसमें आपको पता है, पहला वेस्टर्न, दूसरा इंडियन, और तीसरा द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न। फिर इनकी 3 बुक्स हैं, ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, युगांत, गंगाजल और परिपूर्ति, तो ये याद रखनी है। ठीक है, तो ये अपने 5 नाम पढ़े हैं, 4 इनमें से कोई भी याद रख लेना। और 4 भी क्यों याद रख लेना, क्योंकि 2 नंबर में अगर डायरेक्टली किसी का नाम देकर के पूछते हैं तो आपको थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। फिर देखो हम लोग शुरू करते हैं कास्ट सिस्टम। अपने जो 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं वो है क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम, है ना। अब अपन 3 चीजें देखेंगे, पर एक कास्ट है, एक क्लास है, और एक वर्ण है ना। अब कास्ट तो जाति हो गई, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये देखो ये कर्म आधारित है ना, ये जन्म आधारित है ना, ये जन्म आधारित है, और ये दिस इज बेस्ड ऑन इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी कैसी है, आपकी खुद की पर्सनल इकोनॉमी कैसी है, आपकी फैमिली की इकोनॉमी कैसी है, उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग जन्म आधारित जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो कास्ट सिस्टम देखो इंपॉर्टेंट जो केस है इंडियन सोशल सिस्टम का,
और इरावती कर्वे इसके बारे में कहती है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर फर्स्ट वी हैव टू स्टडी कास्ट एंड रिलीजन। जो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिली कि उनको नॉलेज नहीं था यहाँ पर जो कास्ट है और यहाँ पर जो रिलीजन है उनके जो टेक्स्ट है उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं था। दैट इज वाई उन्होंने स्टैब्लिश किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसमें उन्होंने उसका जो ट्रांसलेशन करवाया जो भी रिलीजियस टेक्स्ट थे, और उसके बाद में उनको थोड़ी सी ईज हो गई टू कंट्रोल द माइंड्स ऑफ पीपल। फिर कास्ट सिस्टम देखो है क्या, व्हाट इज कास्ट सिस्टम? कास्ट सिस्टम इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब बेसिक यही है कि ये पूरी अगर एक सोसाइटी है तो इसमें ये अलग अलग लेवल्स पर जो चीजें हैं स्ट्रैटिफाइड हैं, जो डिविजन्स बनाए गए हैं वो कास्ट सिस्टम है। ये स्ट्रक्चरल एज वेल एज कल्चरल कंसेप्ट है। स्ट्रक्चरल कंसेप्ट कैसे है? क्योंकि इसमें सेगमेंटल डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जन्म आधारित ये व्यवस्था है। और कल्चरल कंसेप्ट कैसे है? क्योंकि इसमें आइडियोलॉजी है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की। अब देखो सोशियोलॉजी में कहीं पर भी ये कास्ट और क्लास सिस्टम ऐसी बातें आए तो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो ये आपको लिख करके आनी है। प्योरिटी और पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा डीप कोई मीनिंग नहीं है। प्योरिटी और पॉल्यूशन मतलब यही है कि आप जब एक व्यवस्था बना रहे हो उसमें आपने ये डिसाइड कर लिया है कि कुछ लोग तो प्योर हैं और कुछ लोग हैं पॉल्यूटेड, बस इतनी सी चीज है। पर है ना, जहां पर भी आप लिखो इस आंसर को तो आपको प्योरिटी एंड पॉल्यूशन चीज मेंशन करनी चाहिए। फिर आगे देखें कुछ थ्योरीज हैं कि ओरिजिन ऑफ कास्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहले रेशियल थ्योरी आती है जो कि दी गई है मजुमदार द्वारा। और मजुमदार ने इसके बारे में क्या कहा है कि कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड आफ्टर द अराइवल ऑफ आर्यंस इन इंडिया। अब आर्यंस आए, आपको पता होगा, जो वैसे तो आपको बताऊं तो वर्ल्ड वॉर 2 जो पूरा है ना वो सिर्फ और सिर्फ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर हुआ वॉर है। जो जर्मन्स थे वो रेशियली खुद को सुपीरियर मानते थे, और भाई उसी तरह जो आर्यंस इंडिया में आए वो रेशियली खुद को सुपीरियर मानते थे। और ये जो रेशियल सुपीरियरिटी की जो फीलिंग है ये उनको बना देती है कि हम एक ऐसी व्यवस्था ऑर्गेनाइज करें जिससे क्या है कि रेशियली हम तो सुपीरियर रहें और जो बाकी लोग हैं उनको हम लोग पॉल्यूटेड बता दें या फिर कोई ऐसा स्ट्रैटिफिकेशन कर दें। तो कास्ट सिस्टम जो है ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी। जीएस घुरिये कहते हैं कास्ट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंडो आर्यन कल्चर। ठीक है ना, ये बेसिक रेशियल थ्योरी के बारे में। फिर पॉलिटिकल थ्योरी आती है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है? कास्ट इज क्लेवर डिवाइस इन्वेंटेड बाय द आर्यंस, है ना। ये आर्यंस कह लो चाहे ब्राह्मण्स कह लो, तो ये ब्राह्मण्स द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा क्लेवर डिवाइस है जो उनको खुद को जो हायरार्की है, जो देखो हायरार्की की जब भी बात आएगी क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। तो हायरार्की की जो स्ट्रैटिफाइड लेयर्स हैं उसमें खुद को टॉप पोस्ट पर रखने के लिए इन्होंने, ये आर्यंस हैं या फिर ब्राह्मण्स हैं, उन्होंने क्या किया है, ये एक डिवाइस बनाया है जिसको कास्ट सिस्टम बोल दिया गया है। ठीक है, हाईएस्ट लैडर ऑफ सोशल हायरार्की पे खुद को प्लेस करने के लिए। फिर रिलीजियस थ्योरी आती है। तो आप और मैं कोई भी या फिर आर्यंस जो बाहर से है उन्होंने बना तो दी ये व्यवस्था, पर लोग उसको मानेंगे क्यों? क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा वो कहेंगे कि लोग उसको माने? तो इन्होंने साफ बात कह दी कि सर ये सारी चीजें तो भगवान की बनाई हुई है, ब्रह्मा ने यूनिवर्स बनाया है और उन्होंने ही ये जो 4 वर्ण अपन बात करते हैं या 4 जातियां प्रमुख बात करते हैं अपन, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, ये सारी जो जातियां हैं ये ब्रह्मा की बनाई हुई है। अगर आप ये बात नहीं मानोगे तो ये आप ब्रह्मा की बात नहीं मान रहे हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विच क्रिएट्स अ फीलिंग कि है ना हम लोग को रिलीजियस अगर रहना है, सोसाइटी में रहना है, तो ये रिलीजन थ्योरी को मानना पड़ेगा। फिर आगे कुछ ऑक्यूपेशनल थ्योरी है। इसमें देखो नंबर ऑफ कास्ट, जैसे शुरुआत में 4 या 5 ही कास्ट मानी जा रही हैं, पर ऑक्यूपेशन के हिसाब से कास्ट के नंबर इंक्रीज हो गए। जैसे जो नाव बनाने वाले लोग थे उन्होंने अपनी जाति को नाम दे दिया नाविक। ठीक है, तो ये नाविक जाति बन गई। अब ये पहले से कोई जाति नहीं है, ये ऑक्यूपेशन के बेस पे इन्होंने जाति बना ली। वैसे बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन करने वाले लोगों ने, चाहे बाल काटने वाले लोग थे वो नाई जाति बन गए, चाहे जो जूते बनाने वाले लोग थे वो अलग अलग वैसे ऑक्यूपेशन के आधार पर इन्होंने बना लिया। फिर डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें तो ट्राइबल एंड फॉरेन इन्वेडर्स जो आए उन्होंने उनको इंक्लूड करना था मेन स्ट्रीम में। ठीक है, जैसे आपको जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वैसे तो वो लोग खुद और उनके जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम लोग हिंदूज नहीं हैं, है ना। पर सोसाइटी को एक साथ चलाने के लिए उनको ये बताया गया कि उनको हिंदूज में इंक्लूड किया जाए और हिंदू रिचुअल्स के साथ में। वैसे ट्राइबल जो सिस्टम है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है। वहां पर जो पूजा और ये सारी चीजें होती है ये नेचर की जाती है। वहां पर कोई भगवान पूजनीय नहीं होते हैं, या तो उनके गुरु होते हैं कोई पूजनीय, या फिर नेचर की पूजा होती है। सिमिलरली फॉरेन इन्वेडर्स आए, चाहे शक, चाहे कुशाण्स, चाहे हून्स, ये लोग आए और ये लोग जब इन्वेड करके यहाँ पर रहने लगे तो इन्होंने देखा कि हम वही काम करते हैं जो इनके सिस्टम में क्षत्रियों का काम है, तो ये खुद को क्षत्रियों की जाति में मानने लगे, तो इनको इंक्लूड किया गया। तो ये डेवलपमेंट थ्योरी है ना, इसमें भी नई नई कास्ट को ऐड किया गया। तो ये बेसिक 5 थ्योरीज हैं किसकी, ओरिजिन ऑफ कास्ट की, है ना। रेशियल थ्योरी, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ऑक्यूपेशनल एंड डेवलपमेंटल थ्योरी। फिर आगे देखें कि कुछ फीचर्स हैं कास्ट सिस्टम के, जो एक तो स्ट्रक्चरल फीचर है और एक कल्चरल फीचर है। स्ट्रक्चरल फीचर जीएस घुरिये देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग कुछ 2-4 ही नाम हैं, इनको सोशियोलॉजी में बार-बार पढ़ते हैं। चाहे आप यूपीएससी मेंस के लिए भी आप कभी सोशियोलॉजी आप देखोगे तो यही सब नाम हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो स्ट्रक्चरल फीचर और कल्चरल फीचर में हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंसेस है। स्ट्रक्चरल फीचर तो कहता है ये जो कास्ट है ये सेगमेंटल डिवीजन है सोसाइटी का, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और इसमें रिस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड ऑन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ ओनली। जबकि कास्ट सिस्टम है सोशल एंड रिलीजियस हायरार्की वेयर सम कास्ट आर कंसिडर्ड प्रिविलेज, है ना, कुछ तो प्योर है, प्रिविलेज है, और कुछ है पॉल्यूटेड, डाउन ट्रॉडन है। फिर कास्ट इज एन एंडोगेमस ग्रुप है वेयर पर्सन हैज टू मैरी विद इन हिज ओन कास्ट, है ना, क्योंकि कास्ट सिस्टम बनाया इसीलिए है ताकि रेशियल सुपीरियरिटी रहे, आपको जो आपको खुद की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सुपीरियर मानो, इसलिए एंडोगेमस ग्रुप है, इसमें पर्सन को इंटरकास्ट मैरिजेस करना अलाउड नहीं है। फिर कल्चरल फीचर्स में एम.एन. श्रीनिवास आते हैं और लुई डुमॉन नाम के एक सोशियोलॉजिस्ट आते हैं, अमेरिकन आई थिंक ये हैं। तो ये कहते हैं कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन कांसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, और कास्ट सिस्टम की डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस होती है, अलग अलग कास्ट की डायलेक्ट्स होते हैं, ईटिंग हैबिट्स होती है, अटायर होते हैं, तो ये सारी चीजें अलग अलग होती है। तो ये कल्चरल फीचर है किसके, कास्ट सिस्टम के। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले वाले चैप्टर में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशियोलॉजी के 2 डिवीजन में आपको बताऊं।
सोशियोलॉजी 20 मार्क्स की है, इसके 2 डिवीजन है। एक तो 10 आप अपन अप्रॉक्सिमेट ले रहे हैं कि 10 मार्क्स के वैसे क्वेश्चंस आएँगे जो आप अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे तो आप अटेम्प्ट कर दोगे, क्योंकि उसमें जो अपन बाद में देखेंगे कि डाइवोर्स से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो चाइल्ड मैरेजेस है उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ड्रग एडिक्शन है उससे क्या प्रॉब्लम्स है या सॉल्यूशन है, तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी जो 10 है ये कोर सोशियोलॉजी है। तो ये जो पहले 2-3 टॉपिक्स हैं ये कोर सोशियोलॉजी के टॉपिक्स हैं। इनको थोड़ा-सा ध्यान से देखना, उसके बाद वाले तो हम लोग बस पढ़ते हुए ही चलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, जाति व्यवस्था में क्या डिफरेंस है। हम लोग पहले बात कर चुके हैं। वर्ण व्यवस्था एंशिएंट कांसेप्ट है, जबकि कास्ट सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली न्यू है ना? नया तो नहीं है, पर वर्ण व्यवस्था के कंपैरिजन में ये नया है। फिर वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, बेस्ड ऑन द कर्मा, एंड कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन बर्थ। ये एक्वायर्ड होता है क्या? क्योंकि जो कर्म होता है उसके अनुसार वर्ण इंसान का चेंज हो सकता है, जबकि कास्ट सिस्टम क्या है? एस्क्राइब्ड है, आप पैदा होगे तो आपकी कास्ट डिसाइडेड आएगी, मतलब आपके ऊपर ठप्पा लगा हुआ आएगा। फिर ओनली 4 वर्ण हैं, और जातियों में तो हमने देखा ही थाउजेंड्स अलग-अलग हैं, जो भी हमने पहले थ्योरीज देखी, चाहे डेवलपमेंटल हो, चाहे और थ्योरीज हैं, उसमें हमने देखा कैसे कास्ट बढ़ रही है। फिर ये ओपन सिस्टम है, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आदमी जा सकता है जैसे-जैसे वो अपने कार्यों को चेंज कर ले, अपने जो कर्म हैं उनको चेंज कर ले। पर कास्ट सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम है, आप पैदा हो गए पर्टिकुलर कास्ट में तो आपकी कास्ट वही रहेगी जीवन भर। फिर इसमें फ्रीडम ऑफ मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरवर्ण मैरिजेस इसमें हो सकती हैं, जबकि रेस्ट्रिक्शन है इसमें इंटरकास्ट मैरिजेस पे, क्योंकि ये सिस्टम बना ही इसलिए है कि पर्टिकुलर लोग पर्टिकुलर कास्ट में रहें। फिर कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स देखें तो मेरिट्स में देखो एनहांस करता है ये कल्चरल इंटीग्रेशन को ऑफ द नेशन, प्रमोट करता है ये वर्क स्पेशलाइजेशन को इन अ सोसाइटी। जैसे कि अपन ने बात की, जो क्षत्रिय हैं वो क्षत्रियों का काम करेंगे, चाहे जंग लड़ने का काम हो, चाहे मिलिट्री में भर्ती, पुलिस में भर्ती होने का काम हो, तो ऐसे वर्क स्पेशलाइजेशन को ये प्रमोट करता है। जब हमने, आपको पता होगा कि गांधी जी के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने ये वाली बात की थी। फिर डेवलप करता है ये स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड कोएग्जिस्टेंस इन सोसाइटी, स्प्रेड करता है अवेयरनेस अबाउट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इन शॉर्ट सोशल एंड मेंटल सिक्योरिटी टू अ पर्सन। सोशल सिक्योरिटी होगी कि मेरे कुछ लोग हैं, कुछ जाति के लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जैसे कि आप आज के समाज में देख ही रहे हो, बहुत रेलेवेंस इसकी बढ़ती जा रही है। फिर ये प्रोवाइड करता है सोशल रिकॉग्निशन टू ह्यूमंस, है ना? जो जो ह्यूमंस इस बात के भी कैपेबल नहीं है कि वो सोशली खुद को रिकॉग्नाइज करवा सकें, वो पैदा होने के साथ ही एक कास्ट से एसोसिएटेड हैं, तो वो कास्ट में तो वो रिकॉग्नाइज होंगे ही होंगे, चाहे वो बड़े स्तर पर हो कि ना हो, वो उनके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, पर सोशल रिकॉग्निशन ये देता है एक इंसान को। तो ये बेसिक मेरिट्स हैं। फिर एक कंसेप्ट आता है कास्टिज्म, जो जातिवाद है ना? अब कास्ट सिस्टम फिर भी थोड़ा सही हो सकता है, पर जातिवाद क्या है? जातिवाद इज ब्लाइंड लॉयल्टी, है ना? ब्लाइंड लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस ओन कास्ट और सबकास्ट व्हिच डज नॉट केयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर कास्ट, है ना? ये आप सिर्फ और सिर्फ अपना रिकॉग्निशन सीख करते हैं, सीक्स टू रिकॉग्नाइज द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन ग्रुप। एक तरीके का कास्टिज्म जो है, एक तरीके का प्रेशर ग्रुप है, जो ब्लाइंडली लॉयल है अपनी क्या, अपनी खुद की जाति के प्रति, और दूसरी जातियों को इग्नोर करता है या फिर उनको नीचा बताता है, या फिर किसी भी तरीके की चीजें होती हैं। कास्टिज्म इग्नोर करता है क्या? हेल्दी सोशल स्टैंडर्ड्स लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट को ये इग्नोर करता है, क्योंकि ये हेल्दी सोशल स्टैंडर्ड्स है। अगर आप सोचो कि अगर कास्ट है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, पर कास्टिज्म है तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है ना? कास्ट से भी प्रॉब्लम है, पर कास्टिज्म से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर कुछ लिमिटेशंस या डिमेरिट्स की बात करें कास्ट सिस्टम में, तो ये आपको पता है अनडेमोक्रेटिक है। फिर इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है। ऑब्स्टिकल है ये किसमें? सोशल प्रोग्रेस में, क्योंकि ये डिविजन्स क्रिएट कर रहा है ना? 1000 अलग अलग डिवीजन, वर्ण व्यवस्था में 4 ही डिवीजन थे, इसमें 1000 डिवीजन है, तो ये डिवाइड करता है सोसाइटी को। ऑब्स्टिकल है ये नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी में, जैसे कि आपको पता है कभी अलग अलग मांग उठती रहती है, चाहे खालिस्तान बनाने की मांग हो, चाहे भील प्रदेश बनाने की मांग हो, चाहे और कुछ भी मांग हो, तो ये नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, नेशनल फैब्रिक के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑब्स्टिकल है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, हिंडर करता है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। फिर ये क्या करता है? डिस्टर्ब करता है कल्चरल प्रोस्पेरिटी एंड सोशल हार्मनी, एंड इट गिव बर्थ टू मेनी सोशल लेवल्स लाइक कास्टिज्म। अपने बात की चाइल्ड मैरिजेस, डाउरी सिस्टम, ये सारी अनटचेबिलिटी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बेसिक कास्ट सिस्टम की वजह से ही हैं, मानी जाती हैं। ठीक है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, सोशियोलॉजी है, जितनी भी चीजें हैं मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो राइटर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनकी बताई हुई बातें हैं वो बोल रहा हूँ, तो प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज। जो भी चीजें होती है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट, दैट इज इट। फिर ये इट गिव्स बर्थ टू नक्सलिज्म और कास्ट जो वायलेंस होता है उसको, है ना? नक्सलिज्म भी आपको पता होगा कि बेसिक कास्ट सिस्टम की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर जो ऑर्डर बना हुआ है सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं वो नक्सलाइट्स हैं, और कास्ट वायलेंस भी इससे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फिर एक क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन है 5 नंबर में या 2 नंबर में, कि कास्ट सिस्टम क्या समय के साथ कमजोर होता जा रहा है? तो देखो, ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो हमको उसके पॉजिटिव चीजें ही देखनी चाहिए और पॉजिटिव ही लिखनी चाहिए। तो कास्ट सिस्टम देखो, सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिशिंग इन सोसाइटी विदाउट सीकिंग कास्ट बैकग्राउंड। आज के टाइम पर आप कभी बैंगलोर जाकर के देखो, या फिर दिल्ली जाओ, या फिर बॉम्बे जाओ, वहां पर ये कास्ट सिस्टम जैसी चीजों की वैल्यू बहुत डिक्रीज हो चुकी है। नाउ कास्ट इज नॉट शेपिंग इंडिविजुअल लाइफ एंड इज फ्रीडम, है ना? अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर किसी एमएनसी में काम कर रहे हो, तो एमएनसी कभी आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप किस जाति हो। क्या आपके पास स्किल्स हैं तो यू कैन वर्क देयर, और एमएनसी में आप अच्छे से काम करो, गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, हैंडसम अमाउंट ऑफ पेमेंट लो, तो उसमें आपकी जाति कभी बीच में आड़े नहीं आएगी। ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर उसको हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। फिर कास्ट इज नॉट वेरी मच एसोसिएटेड विद हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन। ठीक है, इसमें जो वर्ण व्यवस्था में हम लोग बात कर रहे थे, इतनी ज्यादा इसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि कोई किसी जाति में पैदा हो गया तो उसको वही काम करना पड़ेगा, पर वर्ण व्यवस्था इसके बारे में बात करती है।
फिर इसमें सिस्टम ऑफ प्रिविलेज एंड डिसेबिलिटीज आर शार्पली डिक्लाइनिंग। जजमानी सिस्टम जो है, आगे हम लोग देखेंगे जजमानी सिस्टम, और ये टाइम के साथ में वीक हुआ है। कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन ये भी वीक हो रहा है, मतलब हालांकि हमको लिखना है, ठीक है। मुझे ऐसे पर्सनली तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, क्योंकि हम जैसे कि मैं राजस्थान में रहता हूँ और हम लोग यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं पूरे देश में हम लोगों को सुनने को मिलती हैं, तो इतना जितना वीक होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ है। फिर ग्राम पर हमको पॉजिटिव लिखना है। फिर ग्राम पंचायत हैव टेकन प्लेस ऑफ कास्ट पंचायत, है ना, आपको पता होगा, चाहे हरियाणा हो चाहे और अलग अलग हो, जहाँ पर खाप पंचायत होती थी, अब वहाँ पर ग्राम पंचायत है, कुछ स्तर पे काम हो रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कास्ट सिस्टम क्या वीकन हो रहा है टाइम के साथ में? बेसिक क्वेश्चन है, 4-5 पॉइंट हैं, 2 नंबर में आए तो 3-4 पॉइंट लिख देना, 5 नंबर में आए तो जितने याद आ जाए भाई उतने आप लिख देना। फिर वाई कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में वीक हुआ है ना, अपन ने मान तो लिया कि वीक हो रहा है, पर इंडिया में ये वीक होने के क्या कारण है? सबसे पहले तो भक्ति मूवमेंट या नियो वेदांतिक मूवमेंट, है ना। नियो वेदांतिक हमने बात की थी पहले, वेदांत बात करता है, जो बातें वेदांत करता है उसमें अगर आप समाज को भी ऐड कर दो, सोसाइटी को भी ऐड कर दो, तो वही वो बात नियो वेदांती कह रहे हैं। चाहे हमने जितने सारे थिंकर्स नियो वेदांती, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे फिर स्वामी विवेकानंद हो, ये सब हमने बात की थी। सोशल जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, ये आपने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे, आर्य समाज और ये सब के बारे में, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और जो उनके द्वारा मूवमेंट चलाए गए, उन्होंने भी कास्ट सिस्टम को वीकन करने का काम किया है। फिर डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, ये सारी चीजें स्टैब्लिश हुई, तो मॉडर्न वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी आ जाती है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गिव्स वैल्यू टू स्किल्स, ये अपन ने बात की, एमएनसी में आपको जाने के लिए जाति की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्किल होनी चाहिए। फिर मॉरल वैल्यूज बेस्ड ऑन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट हो रहा है। इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो रेवोल्यूशन आया है, उसके बाद में ये कास्ट सिस्टम वीक हो रहा है। फिर इसके आगे देखें तो कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन भी हो रहा है, कि जो हमने बात की, ये अपन वीकनेस की बात करेंगे तो हम लोग उस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जबकि स्ट्रेंथनिंग की बात करेंगे, इसमें भी देखो मैं आपको यही बोलूंगा, स्ट्रेंथनिंग की बात करेंगे तो भी हम लोग है ना कंक्लूजन में इसको पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखो नेक्सस बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स, आपको पता है कास्ट और पॉलिटिक्स का नेक्सस है, पॉलिटिशियंस वोट मांग रहे हैं जाति के आधार पर, तो ये जो चीज़ है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। फिर कास्ट इज स्टिल प्रेवलेंट इन मैरिज, मैरिजेस में तो आज भी मतलब बहुत ज़्यादा, अगर 95% भी मैं बोलूँगा तो शायद गलत नहीं होगा, पर मैरिजेस में कास्ट सिस्टम को प्रेफरेंस दी जाती है, और अगर आप इंटरकास्ट करना चाह रहे हो या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, एटलीस्ट इन इंडियन सोसाइटी। फीलिंग्स ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इज स्ट्रेंथनिंग, रिजर्वेशन को लेकर के जितने आंदोलन और जो सारी चीज़ें होती हैं वो बढ़ती जा रही है। इंक्रीजिंग कास्टिज्म, आपको पता है जातिवाद की चीज़ें जो है वो भी बढ़ रही हैं, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलग अलग मूवमेंट्स हैं वो चलाए जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेंथन करते हैं कास्ट सिस्टम को। फिर इसके बाद में देखो जजमानी व्यवस्था और कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट और देख लेते हैं। जजमानी व्यवस्था तो कुछ नहीं है, देखो जो जजमान होता था, या फिर आप इसको ओनर मान सकते हो, मालिक मान सकते हो, ये मालिक और सेवक के बीच में एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें मालिक को जो सेवक होगा वो सेवाएं देगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और उसके बदले में मालिक उसको कुछ पेमेंट या फिर जो भी व्यवस्था है वो उसके लिए करेगा। तो ये पॉजिटिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता था। एनहेंस द इंटरडिपेंडेंसी एंड कोऑपरेशन इन सोसाइटी, है ना, कोऑपरेशन की भावना थी, जिसको जरूरत थी उसको जजमान जो होते थे, मालिक जो होते थे, वो उसको नौकर रखा करते थे, सेवक रखा करते थे। ऑन द अदर हैंड जो ये नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि सेवक को कभी भी अपना फेयर रिवॉर्ड नहीं मिलता था, ठीक है। और फिर ये आप बेसिक अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी सोचोगे तो क्या ये फेयर व्यवस्था हो सकती है क्या? क्योंकि इसमें तो साफ जो जो कार्ल मार्क्स बात करते हैं वो बात तो जजमानी सिस्टम में साफ दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो ये बेसिक जजमानी सिस्टम के बारे में है। फिर एक कंसेप्ट आता है डोमिनेंट कास्ट और प्रभु जाति का, है ना। और मैं देखो जब भी सोशियोलॉजी में प्रभु जाति पढ़ते हैं तो मैं राजस्थान में एग्जाम्पल देता हूँ, राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, चाहे फिर आप जो वेस्टर्न यूपी है ना, वेस्टर्न यूपी है, इस जगह पर आप जो जाट कम्युनिटी है आप उनको देखोगे तो आपको प्रभु जाति और डोमिनेंट कास्ट का जो फैक्टर है वो समझ में आ जाएगा। वैसे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बट स्टिल हम लोग पढ़ा ही रहे हैं तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये एम एन श्रीनिवास ने ये कंसेप्ट दिया, और ये क्या कंसेप्ट है, मेजर फैक्टर्स दैट डिसाइड द डोमिनेंट कास्ट ऑफ सोसाइटी। अब ये डोमिनेंट कास्ट होगी कैसे? सबसे पहली बात तो न्यूमेरिक स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन, है ना, न्यूमेरिक स्ट्रेंथ या पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ अच्छी है तो ये डोमिनेंट कास्ट बन सकती है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, क्या आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आपकी पॉलिटिकल पावर अच्छी है, तो आप डोमिनेंट कास्ट कहलाओगे। हाई रैंक इन पावर सिस्टम, जो पावर सिस्टम है चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे दूसरा लेजिस्लेटिव जुडिशियरी सिस्टम हो, उसमें अगर हाई रैंक्स पे आपके खुद के वो कास्ट के लोग बैठे हुए हैं तो ये डोमिनेंट क्या प्रभु जाति का कंसेप्ट में आ जाएगा। फिर एक्सेसिव लैंड राइट्स, अगर आपके पास जमीनें हैं, आपके पास में बहुत सालों से पुरानी जमीनें आपके पास में पड़ी हुई हैं तो भी ये है। और हायर एजुकेशनल और कल्चरल स्टेटस अगर आपकी जाति को मिल चुका है तो प्रभु जाति या डोमिनेंट कास्ट आपकी जाति कहलाएगी, ठीक है। बेसिक ये कंसेप्ट था किसका, कास्ट सिस्टम का। फिर हम लोग देखते हैं क्लास सिस्टम, है ना। हमने शुरुआत में ही देखी जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की बात की, उसके अलावा एक व्यवस्था है जो कि क्या है, वर्ग व्यवस्था या क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम हमने बात की थी, ये ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी है। तो देखो वर्ण व्यवस्था विच वाज बेस्ड ऑन योर वर्चूज और योर डीड्स, है ना, आपके काम के आधार पर था, ये सोशल कंसेप्ट था। जबकि जो जाति व्यवस्था या कास्ट सिस्टम था वो बर्थ आधारित, जन्म आधारित है और कल्चरल कंसेप्ट है। जबकि जो क्लास सिस्टम है वो इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, तो ये इनके बेस पर बना हुआ है। क्लासेस यूनिवर्सल सिस्टम बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड क्लासेस डिसाइडेड बाय एजुकेशन, इनकम एंड ऑक्यूपेशन। अब देखो दो ट्रायंगल्स हैं जो पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन और पिरामिड ऑफ इनकम कहलाते हैं। अब आप इनको देखोगे तो बेसिक आपको क्लास सिस्टम के बारे में समझ में आ जाएगा। ये जो पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन है, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में 3 क्लासेस डिवाइडेड हैं।
ये ट्रायंगल ये दर्शाता है कि जो लोअर क्लास में लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप देख सकते हो एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और अपर क्लास में लोग कम हैं। जबकि पिरामिड ऑफ इनकम है, बिल्कुल इसका उल्टा है। अपर क्लास के लोग हैं, वो मैक्सिमम इनकम ये एरिया सबसे ज़्यादा है, तो उनकी इनकम जो है वो मैक्सिमम है और मिडल क्लास में तो मिड मिड इनकम है, जबकि लोअर क्लास है, वो लोग पॉपुलेशन तो है बहुत ज़्यादा और इनकम है बहुत कम। इसमें देखो अगर मैं आपको एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट का डाटा बताऊँ, तो जो 1% पॉपुलेशन है जो कि 1% अपर क्लास पॉपुलेशन है, उसके पास में इनकम है 57% है ना? आप इसको कोट कर सकते हो। 1% जो पॉपुलेशन है उसके पास में 57% इनकम या 57% रिसोर्सेज़ उसके पास में है, जबकि जो लोअर क्लास है उसमें 50% पॉपुलेशन के पास में सिर्फ 1% इनकम है ना? व्हिच शोज़ जो डिस्पैरिटी है, इनकम डिस्पैरिटी या इनकम इनइक्वालिटी है, वो ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं या फिर ऑक्सफैम का ये जो डेटा है, ये आप इंटरनेट से भी ले सकते हो। बाकी मैंने बेसिक यहाँ पर लिखा हुआ तो समझ में नहीं आएगा, पर बोला हुआ तो शायद समझ में आएगा, है ना? 1% के पास 57% रिसोर्सेज़ या इनकम है और 50% जो लोअर क्लास लोग हैं उनके पास में ओनली 1% ऑफ इनकम है। फिर देखिए अपन देखो इसमें इसी को एक्सप्लेन किया गया है जो ट्रायंगल हमने देखे एट टॉप देयर आर फ्यूअर पीपल हु होल्ड्स मैक्सिमम पोर्शन ऑफ वेल्थ एट बॉटम देयर आर लोअर और पुअर क्लास पीपल वेयर पॉपुलेशन इज मोर बट होल्ड्स लेस वेल्थ। क्लास जो है उसकी डेफिनेशन में देखें तो क्लास इज एन ओपन मॉडर्न एंड मोबाइल सिस्टम वेयर अ पर्सन कैन चेंज हिज क्लास ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किल एंड एफर्ट, है ना? जितना एफर्ट लगाएगा, जितनी स्किल्स लगाएगा, स्किल्स या लर्न करेगा, उसके बेसिस पर अपने क्लास को चेंज इंसान कर सकता है। एवरी सोशल क्लास हैव डिस्टिंक्ट बिहेवियर, ओन प्रेफरेंसेस, अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड वे ऑफ लिविंग नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग है ना? लिविंग है। जैसे आपको पता है अपर क्लास है तो रोल्स रॉयस चलाएगा, लोअर क्लास है तो साइकिल चला लेगा या टू व्हीलर चला लेगा। तो ये सब उनकी खुद की प्रेफरेंसेस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास वो बनी हुई है। तो ये प्योरली इकोनॉमिक कांसेप्ट है, पर ये कांसेप्ट क्या है, कैपिटलिज्म को इंटेंसिफाई कर देता है। फिर देखिए रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ क्लास सिस्टम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना, क्लास सिस्टम बनी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, सबको पैसा कमाने का मौका मिला और वो मौके में कुछ लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया, कुछ लोगों ने कम पैसा कमाया, तो उसके बेसिस पे क्लास सिस्टम बना। कैपिटलिस्टिक वैल्यूज डेवलप हुई। आपको पता है आफ्टर द 4th ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस है उसके बाद में जो अमेरिका ने खुद को डेवलप किया तो वो कैपिटलिस्टिक वैल्यूज पे डेवलप किया, उसके कारण क्लास सिस्टम का ओरिजिन भी देखा जा सकता है। फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, उस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन जैसे कंसेप्ट आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। आप देख रहे होंगे कि हम लोग अभी तक जितनी भी बात कर रहे हैं हम लोग कॉमन से ही पॉइंट लिख रहे हैं, है ना? तो ये कॉमन से ही पॉइंट हैं भी, तो आपको बस ये कॉमन से पॉइंट ध्यान रख करके और जो क्वेश्चन है उसमें अपने हिसाब से ये लिख देने हैं। फिर कार्ल मार्क्स जब भी क्लास और क्लास सिस्टम की अगर बात आई, कास्ट में तो फिर भी नहीं, पर क्लास व्यवस्था जो कि इकोनॉमिक कंसेप्ट है उसकी बात आएगी तो आपको पता है कार्ल मार्क्स की बात आएगी, क्योंकि कार्ल मार्क्स है ना जो कास्ट होती थी उसको इतना वैल्यू नहीं देते थे। कास्ट या जाति या रिलीजन को तो वो रिलीजन को कहते थे, रिलीजन इज द ओपिएट ऑफ द मासेस, है ना? ये जो रिलीजन है वो अफीम है। तो इसलिए ये क्या है कि क्लास सिस्टम के बारे में ज़रूर ये बोलते थे और ये प्रोलेटेरिएट और बुर्जो क्लास, है ना? इसको हिंदी में बुर्जुआ क्लास या लेबर और कैपिटलिस्ट भी आप देख सकते हो। तो ये 2 क्लासेस डिवाइडेड हैं और जो कैपिटलिस्ट हैं वो लेबर का शोषण करने के लिए ही बने हैं। तो ये डिफाइंड सोशल क्लासेस ऑन देयर रिलेशन टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना? ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में ओन्ड या नॉट ओन्ड मान लो, या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में 2 ही लोग होंगे, एक होंगे हैव्स और एक होंगे हैव नॉट्स, है ना? जो जिनके पास में है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर्स हैं और दूसरे हैव नॉट्स होंगे जो वहाँ पर वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। फिर मैक्स वेबर देखो एक जर्मन थिंकर हैं जो क्या कहते हैं हुज इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। ये कह रहे हैं ही डिफाइंड क्लासेस एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव द सेम चांस ऑफ लाइफ, है ना? अब ये ऐसा ग्रुप है जिसके पास सेम चांस ऑफ लाइफ है और सोशल अपॉर्चुनिटी है एज जनरली डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक कंडीशन। सेम चांस मतलब क्या हो गया, अगर आप पैदा हुए हो, अगर आप पुरानी जो जितनी भी आपके पास संपत्ति है उसको छोड़ दो, तो आप पैदा हुए हो तो आप सब लोग सेम लेवल पे हो, आपके पास सेम चांसेस है लाइफ में टू ग्रो एंड टू मेक योरसेल्फ इनटू अ पर्टिकुलर क्लास, चाहे अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो। फिर कुछ डायमेंशंस हैं क्लासेस के, तो इकोनॉमिक क्लासेस, रिलीजन या रिलीजियस क्लासेस और पॉलिटिकल और ऑक्यूपेशनल क्लासेस। आप देख लो बेसिक है अपर मिडिल लोअर, तो इकोनॉमिक क्लासेस हो जाती है। रिलीजियस क्लासेस में देखो हिंदू मुस्लिम सिक्स ये सब रिलीजियस क्लासेस हो जाती है। पॉलिटिकल क्लासेस में कुछ जो रूलर क्लास है वो होती है, जुडिशरी में अलग क्लासेस है और एडमिनिस्ट्रेशन में अलग क्लासेस है। फिर ऑक्यूपेशनल क्लासेस में फार्मर, लेबर, टीचर, इनकी अलग अलग कम्युनिटी एक तरीके से आप कह सकते हो। फिर कुछ फंक्शंस ऑफ क्लासेस और चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस में तो क्या हो सकता है कि ये रिड्यूस करता है देखो कास्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटी को। कास्ट बेस्ड जो इनइक्वालिटी थी उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर या हथौड़ा जो क्लास सिस्टम है वो मारता है। वो कहता है कि आपको आपने जितनी भी ये कुरीतियां बना रखी है कास्ट सिस्टम के बेस पे उसको हटा करके आप सिर्फ इकोनॉमिक कंसेप्ट के ऊपर काम कर सकते हो। और जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में भी ये, क्योंकि आपको जब इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उसके पास है तो वो क्लास अपनी डिसाइड कर सकता है। फिर ये प्रमोद नहीं है भाई, ये प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करता है, लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम एटसेट्रा। एनहांस करता है हेल्दी कंपटीशन एंड इनोवेशन को। डीप रूटेड द मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन को ये डीप रूट कर देता है। इससे थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। एक्सेलरेट करता है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जो कि अपन को पता है एज अ वर्ल्ड पावर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और डेमोक्रेसी को ये वाइब्रेंट बनाता है, कास्टिज्म जैसी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करता है। फिर कुछ चैलेंजेस हैं तो ये प्रमोट करता है देखो जॉबलेसनेस को और अनसूटेबल ग्रोथ को। फिर एनहांस करता है डायरेक्शनलेस वेस्टर्नाइजेशन को, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ। आपको पता है अगर आपने कभी देखा हो या फिर मुझे पता नहीं यूट्यूब पे अवेलेबल हो कि नहीं हो, पहले बहुत बड़ी एक लीडर सुषमा स्वराज हुआ करती थी, वो उनका एक बहुत अच्छा पार्लियामेंट का भाषण है, उसमें वो ये बात स्पष्ट तौर से कहती हैं कि वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन एंड द इंडियन सोसाइटी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस।
फिर देखो और क्या-क्या चैलेंजेस हैं, मैं थोड़ा-सा भटक जाता हूँ। चैलेंजेस में देखते हैं अपन, इंक्रीज़ करता है ये इनइक्वालिटी को, है ना? कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को चाहे ये रिड्यूस कर दे, पर जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, उसको तो बहुत बढ़ा देता है। जैसे कि हमने ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखी, 1% के पास 57% है, 50% के पास 1% है, तो ये इनइक्वालिटी और ज़्यादा घातक हो सकती है। फिर ये कन्वर्टिंग नीड बेस्ड लाइफ टू ग्रीड बेस्ड लाइफ, है ना? मटीरियलिज़्म की तरफ ये प्रमोट करता है, एम्फेसिस ऑन मटीरियलिज़्म, इंडिविजुअलिज़्म एटसेट्रा। फिर ये मेक्स ह्यूमन एन इकोनॉमिक मैन, है ना? इंसान को सोशल मैन की जगह ये बना देता है इकोनॉमिक मैन। करप्शन और उसका एक्सेप्टेंस है, ये इससे इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि सब कुछ मटीरियलिस्टिक है, तो करप्शन भी मटीरियलिज़्म के लिए ही किया जाता है। एनहांस करता है ये डिजिटल डिवाइड को। डिजिटल डिवाइड बेसिकली कांसेप्ट है, जो क्लास कांसेप्ट है, उसी में आप देखो तो कुछ लोग हैं जिनको डिजिटल जो लिटरेसी है वो है, डिजिटल चीज़ों का एक्सेस है। कोई लोग आईपैड चला रहे हैं और कोई लोग जो हरे और लाल बटन वाला मोबाइल है वो चला रहे हैं। फिर एथिकल डिग्रेडेशन होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, ठीक है? इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो एनवायरमेंट को प्रॉब्लम तो आएगी ही। फिर आगे एक जो कांसेप्ट है वो कास्ट और जो क्लास है वो कैसे इंटर रिलेटेड है, या फिर इनमें डिफरेंसेस देखो तो जो कास्ट है वो कल्चरल कांसेप्ट है, जबकि क्लास है इकोनॉमिक कांसेप्ट है। ये सारी अपन बातें कर चुके हैं, यहाँ पर लिखी हुई है बस। नॉन डेमोक्रेटिक कास्ट सिस्टम है, जबकि डेमोक्रेटिक होता है क्लास सिस्टम। क्लोज सिस्टम है कास्ट सिस्टम, और ये ओपन सिस्टम है, कोई भी इसमें आ सकता है, अपनी जो क्लास है उसको चेंज कर सकता है, पर कास्ट चेंज नहीं की जा सकती है। ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है, ये आप पैदा हो गए तो आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा, जबकि क्लास एक अचीव्ड स्टेटस है। चाहे आपके मदर फादर हों, चाहे आप हो, चाहे आपकी जो आगे आने वाली जनरेशन है, वो कुछ स्टेटस अचीव करेगी, वो आपकी क्लास कहलाएगी। फिर रेस्ट्रिक्टेड ऑक्यूपेशन है कास्ट सिस्टम में, और क्लास सिस्टम में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। जैसा कि बताया, एमएनसी में आपको जॉब पाने के लिए आपको चाहे सीईओ बनना है तो भी आपकी कास्ट नहीं, आपकी स्किल्स देखी जाएंगी। जो कास्ट सिस्टम है वो प्रिविलेज और डाउन प्रोडन और जो प्योरिटी और पॉल्यूशन का कंसेप्ट देता है, जबकि ऐसा कोई कंसेप्ट कास्ट सिस्टम में नहीं है, क्लास सिस्टम में नहीं है, ठीक है? तो ये सोशियोलॉजी का पहला लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया आई थिंक, पर बेसिक मैंने तो फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।